अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। आजकल हर घर में से एक आवाज़ आती है। आप देखिए, और किसी फ्रंट पे हम यूनाइटेड हो ना हो, इसमें यूनाइटेड है कि हर घर में से आवाज़ आती है आपको खांसी की। सुबह हो या शाम, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई खांस रहा होता है। और रात के वक्त उसकी वजह से ना नींद पूरी हो रही होती है, सुबह बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे होते और घर में एक अजीब सा माहौल रहता है जहाँ समझ नहीं आ रहा होता कि 24 घंटे गले में खिचकिच है, सूख सा रहा है गला, किसी को बुखार है, किसी को नज़ला है, किसी को जुकाम है, और फिर तरह तरह की दवाइयाँ खाए चले जा रहे हैं, एंटीबायोटिक भी खाए जा रहे हैं खुद ब खुद अपने आप को प्रिस्क्राइब करके, और चीज़ है कि ठीक ही नहीं हो रही। इसलिए हमने सोचा कि आज हम इनवाइट करते हैं अपने क्लिनिक में, ऑनलाइन क्लिनिक, और अपने प्रोग्राम के अंदर पल्मोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर रिजवान अत्थर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए डॉक्टर रिजवान। पल्मोनोलॉजिस्ट है, ये फेफड़ों की जो बीमारी है, जो सांस की नाली की बीमारियां हैं, जो ये फ्लू वगैरह है, इन सब को कवर करते हैं। और इन डिटेल हम बात करेंगे कि ये जो वायरल फैला हुआ है, एक तो ये क्यों फैला हुआ है, इसको कैसे बचा जा सकता है, और हमने इसका फाइट कैसे करनी है। और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि आजकल स्मॉग हर तरफ बहुत है, और लाहौर और कराची जैसे शहरों में जहां स्मॉग की वजह से लोग बिल्कुल सांस भी नहीं ले पा रहे, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कैसे हैं आप? सबसे पहले बताइए भैया, ये वायरल है क्या और क्यों हो रहा है? बेसिकली जो आजकल सीज़न है ना, जब भी हमारी सर्दियाँ का सीज़न स्टार्ट होता है तो हम लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं और कुछ ऐसा टेम्परेचर वायरसेस को ज़्यादा मिलता है जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ और उनकी ट्रांसमिशन ज़्यादा हो जाती है। एक तो आप देखेंगे सर्दी आएगी तो लोग क्लोज होते हैं, वेंटिलेशन का सिस्टम कम हो जाता है, रूम्स बंद होते हैं आपके। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ वायरल इन्फेक्शंस को ज़्यादा कर देती है। और आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, स्पेशली फ्लू के साथ, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे आपके ऑर्गेनिज़म्स हैं जो इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, और कुछ में म्यूटेशंस भी आई हैं जिसकी वजह से उनकी ट्रांसमिशन भी ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो हम पिछले जो सबका साल वगैरह होते थे उसके अंदर हम नोट करते होते थे। तो इस वायरल का जो अभी सीज़न चल रहा है, इसमें इन्फ्लुएंज़ा वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है। इन्फ्लुएंज़ा के भी आगे 4-5 टाइप्स हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में इस वक्त चल रहा है वो इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस है। अच्छा, इसी की एक सब म्यूटेटेड टाइप है जो 2009 में जिसकी वबा भी फैली थी, स्वाइन फ्लू जिसे हम नाम देते हैं, उसके भी केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। और यही वो वायरसेस हैं जो आपको ज़्यादा फ्लू करते हैं और तंग करते हैं। इसके अलावा कुछ और वायरसेस हैं जिसमें आरसीवी, जिसको हम आरएसवी कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस वगैरह, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, लेकिन जो करंट है वो ज़्यादा इसकी तरफ से आ रहे हैं। फिर कुछ कोविड के न्यू स्ट्रेन्स भी आपके आसपास सर्कुलेशन में हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं इसको, उसकी वजह से भी सिम्टम्स आ रही हैं। डॉक्टर साहब, हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये जो हमें इन्फेक्शन हुआ हुआ है ये बैक्टीरियल है या वायरल? क्योंकि हमारे यहाँ तो हर कोई एंटीबायोटिक लेना शुरू हो जाता है, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं फ्लू में, कॉमन कॉफ में, कोल्ड में, इसमें कैसे करेंगे फ़र्क? अभी जो लेटेस्ट है ना कि क्लिनिकली देखना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता जा रहा है कि पहले हम कहते थे कि वायरल इन्फेक्शन सेल्फ लिमिटेड होती हैं, थोड़ी सी सिम्टम्स होंगी, लो ग्रेड फीवर होगा, थोड़ी सी खांसी, गला ख़राब होगा और वो सेटल होंगी, और उसमें आपको किसी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं, और एंटीवायरल दी जाती हैं उसमें। अगर आपको कुछ पेशेंट्स के ग्रुप्स ऐसे होते हैं हाई रिस्क, जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, उनमें दी जाती है। तो लेकिन अभी जो बैक्टीरियल में हम कहते होते थे कि जी इसका हाई ग्रेड फीवर होता है, टॉक्सिक लुक होती है पेशेंट की, सिम्टम्स बहुत आपको यूजुअल से ज़्यादा नज़र आती हैं, फिर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, अगर थ्रोट में है, फ्रेंजाइटिस वगैरह है। तो एक तो अगर आपकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है तो आप बैक्टीरियल का ज़्यादा सोचते हैं। और अभी लेकिन जो करंट हम देख रहे हैं उसमें होता ही है कि वायरल इन्फेक्शन होती है और सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो इन दोनों को क्लिनिकली थोड़ा सा आजकल के वक्त में इन सिम्टम्स के ऊपर डिफरेंशिएशन करना मुश्किल है। तो ज़ाहिर बात हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, टेस्ट होते हैं, हम वो कराते हैं, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये वायरल है या बैक्टीरियल। अच्छा, वो कौन सी इन्वेस्टिगेशंस है जो मैंडेटरी है? जब किसी को अगर ये शुरू हो गया और उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो वो क्या जाके ब्लड टेस्ट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, क्या कुछ कराएंगे? आपने उसके ऊपर हम सबको जितने भी आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि जब आपको ये वायरल, जिस तरह आजकल फ्लू है, इसकी एक सबसे बड़ी कॉमन जो बैक्टीरियल से हम देखते हैं ना, जो हमें इसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं, अगर आपके फैमिली में एक को हुआ है और विद इन 3 to 4 डेज बाकियों को भी इन्वॉल्व हो गया तो इट इज़ लाइकली वायरल। तो यहाँ से हम रफली आइडिया लगा लेते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होगी। अच्छा, उसमें हर एक को हम नहीं कहते कि इन्वेस्टिगेशंस के लिए आए। हाई रिस्क जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें हम पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि आपने ये अगर अलामतें आपको आपकी फ्लू के साथ आना शुरू हो जाती है तो आपने फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू ज़रूर करना है। और लेकिन अगर हम फिर ये भी बताते हैं कि जो भी फ्लू का पेशेंट होता है कि आपने 5 डेज़ पे फीवर को देखना है, चेस्ट सिम्टम्स को देखना है, चेस्ट पेन है,
प्लूरिटिक चेस्ट पेन, अगर आपको सांस लेने से ज़्यादा होता है, बुखार सेटल नहीं हो रहा है, कि जो नॉर्मल ट्रेंड है फ्लू का कि 3rd से 4th डे के बाद आपका फीवर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, अगर वो नहीं आ रहा, राइजिंग ट्रेंड के ऊपर है आपका फीवर, तो ये वो चीज़ें जो हमें कहते हैं कि इनकी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। उसमें हम जो मेन तौर पे करते हैं तो हम ब्लड सीपी वगैरह करके देख लेते हैं कि उससे हमें लिम्फोसाइटोसिस वगैरह, न्यूट्रोफिल वगैरह है, सीआरपी कराते हैं, चेस्ट एक्सरे करा के देख लेते हैं कि कोई नमूनिया की तरफ तो नहीं हो रहा। प्रिवेंशन क्या है? क्या वाकई हमें वैक्सीन्स लगवाने चाहिए या फिर हमें अपने आप को गर्म रखना चाहिए या कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए कोई सप्लीमेंट्स या डाइट में कुछ लेना चाहिए? क्या है इसका इसमें बेस्ट? अगर आप देखें वायरल इन्फेक्शंस ना आपकी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। और ये जो आपने जितनी चीज़ें बताई हैं ये इन सब का रोल है। जब हमारा फ्लू सीज़न स्टार्ट होता है, मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, जो ही हमारा मौसम चेंज होता है, तो हम उससे पहले हर पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जो स्पेशली क्रोनिक लंगर्स हम जिन्हें कहते हैं, जिनको सीओपीडी है, ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह है, कि आपने फ्लू शॉट हर साल लगवानी। और जो दूसरे पेशेंट्स होते हैं उनको 3 to 5 ईयरली हम नीमोकोकल की भी वैक्सीन की एडवाइस देते हैं कि आप वो भी ज़रूर लगवाएं। एक तो वैक्सीनेशन अपनी ज़रूर करवाएं, इससे आपकी सवेरिटी ऑफ डिजीज़ ज़रूर कम हो जाती है अगर आपको इन्फेक्शन होती भी है। फिर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप रखें, उसमें आपने क्या करना है, न्यूट्रिशन अपनी अच्छी रखें, प्रोटीन डाइट अच्छी लें, हाइड्रेशन अच्छी रखें। अमूमन होता है कि फ़ीवर होता है, पेशेंट खाना पीना छोड़ देगा, उससे डिहाइड्रेशन होगी, जो बॉडी की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती। वैसे भी सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं और उनकी थ्रोट जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाती है, एनवायरनमेंट भी बड़ा ड्राई होता है, और स्पेशली जो हीटर लगा देते हैं। Exactly. तो आप उस पर थोड़ा सा बताएंगे कि ह्यूमिडिफायर या हीटर के ऊपर पतीला रखना पानी का कितना ये जरूरी कहा है? जाता है, लेकिन ज़्यादा इससे चीज़ें मैटर नहीं करती। ठीक है। लोग कहते हैं जी कि हमने पतीला रखा, हमने उससे ह्यूमिडिटी भाप ली, भाप का क्या रोल है स्टीम का? इसमें उसका रोल है, जब भी हम वायरल इन्फेक्शन आते हैं ना, उनमें हम कहते हैं कि हल्का सा नमक डाल के और उसके साथ आप भाप लें और गरारे करें, क्योंकि ये हाइपरटोनिक जब फ्लूइड आपके गले में जाता है तो ये वायरस को किल करता है, क्योंकि आपकी जो जितनी भी वायरल की रेप्लिकेशन होती है वो अपर थ्रोट में होती है और फिर वहाँ से बाकी बॉडी के अंदर वो स्प्रेड करता है। तो ये आप भाप लेना और साथ गार्गल्स करना, गरारे करना नमक के पानी के साथ, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ और लौंग और दूसरी चीज़ें डाल के आते हैं, वो इतना हम रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि एस्थमेटिक्स की कुछ स्टडीज आई हैं, वो कहते हैं कि उनके अस्थमा के सिम्टम्स को वर्सन करती हैं चीज़ें। अदरक जिस तरह डाल लेते हैं, तो अदरक नहीं लेना चाहिए? नहीं, ये मना किया जाता है। हम कहते हैं कि अगर आप एस्थमेटिक है तो इसे अवॉइड करें, इससे कुछ पेशेंट्स में सिम्टम्स ज़्यादा हो जाती हैं उनकी। और दूध का इस्तेमाल भी तो मना करते हैं, कहते हैं दूध की वजह से फ्लेम या बलगम ज़्यादा होती है, क्या ये सच है कि नहीं? अगर आपको दूध की किसी प्रोटीन से एलर्जी है तब, वरना नहीं, वरना ठीक है, गर्म दूध आप पी सकते हैं। हल्दी का क्या रोल है, वो अच्छी है? दूध हल्दी कहा जाता है कि कहा जाता है, लेकिन हल्दी में भी थोड़ी सी एंटी इन्फ्लेमेटरी चीजें हैं, तो वो में भी थोड़ा बहुत बेनिफिट उसका। यखनी का, यखनी हम कहते हैं, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जो यखनी होगी, चाय होगी, काफ़ी होगी, एक तो ये हाइड्रेशन आपकी अच्छी करती है, आपका इनटेक अच्छा होता है उसकी वजह से, और जितना आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी उतना जल्दी आपका जिस्म उस वायरल इन्फेक्शन को ओवर कंपेंसेट करके वो खत्म कर देगा। अच्छा, एक और भी तो टेंडेंसी है कि हम लोग बिल्कुल जैसे आपने कहा कि वेंटिलेशन नहीं करते, क्योंकि सर्दियां होती है तो खिड़कियां दरवाजे नहीं खोलते और हर चीज बंद होती है। तो ये भी थोड़ा सा लोगों को बताएं कि एक क्रॉस वेंटिलेशन घर के अंदर कितनी हेल्दी है, धूप लगवाना, हवा लगवाना कितना जरूरी है? अब देखें ना, जितनी भी वायरल इन्फेक्शन होती है ना, वो फैलती एक से दूसरे के क्यों फैलती हैं, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो वो आपकी सारी सक्रीशंस वायरल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की सूरत में आपके आसपास जो ये टेबल है, जिस तरह चेयर जिस पे बैठे हैं उन पे बैठ जाते हैं, आके उन पे लगे रहते हैं, हवा में वो सर्कुलेट करते हैं। 6 फीट का क्यों हम सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, क्योंकि इतने फासले पे अगर आप हैं तो आप सेफ होते हैं, उससे पहले वो ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं आके। तो ये जब आप ये चीज़ें जब कब बढ़ेंगी, जब आपकी वेंटिलेशन कमरे की, आपके जिस रूम में रह रहे हैं, अच्छी नहीं होगी। जब आप क्रॉस वेंटिलेशन अच्छी रखेंगे, बाहर से हवा आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो सारी बात है आपके वायरल लोड कम हो जाएगा, आपको बाहर की तरफ वो हवा से, बाहर खुली हवा में जाएंगे, वहाँ पे सूरज है, सूरज में ज़्यादा देर वायरस फ्लू के इतने ज़्यादा रेजिस्टेंट नहीं होते टेम्परेचर से, और इनसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो सनलाइट से ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए वेंटिलेशन करना बहुत ज़रूरी है, और यही वजह है सर्दियों में एक तो सब लोग करीब करीब रहते हैं, क्लोज होते हैं सर्दी की वजह से, फिर वेंटिलेशन अच्छी नहीं होती, टेम्परेचर वो आइडियल टेम्परेचर होता है जिसमें ये मैक्सिमम रेप्लिकेशन करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम जब दमे की बात करते हैं, एस्थमा की बात करते हैं, बहुत सारे हमारे बच्चों को एस्थमा भी होता है, साथ एटोपी होती है, स्किन का भी प्रॉब्लम होता है, एस्थमा भी होता है, बड़ों को भी होता है। तो एस्थमा के बारे में ये एग्जैक्टली क्या है, क्यों होता है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इसकी बात करें।
एस्थमा बेसिकली आप एक ऐसी, आप समझ लें, हम अपनी ज़बान में पेशेंट्स को इस तरह से बताते हैं कि एक एलर्जिक सिम्टम है। और अमूमन एस्थमा जब स्टार्ट होता है तो ये नोज से स्टार्ट होकर नीचे लंग्स की तरफ आता है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं। मार्च भी एस्थमा मार्च के तौर पे कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि आपके जिस्म से ऐसे मेडिएटर्स निकलते हैं जो आपकी ब्रोंक्यूल लेवल पे जाके, जो छोटे आपके स्मॉल एयरवेज हैं उनको जाके कंस्ट्रिक्ट करते हैं, उनके स्मूथ मसल्स पे एक्ट करते हैं और स्पैज्म होता है जिससे आपका मसल सिकुड़ जाते हैं, जिससे आपको वीजिंग की साउंड आना शुरू हो जाती है, आपकी ऑक्सीजन का अच्छा फ्लो नहीं होगा तो आपको शॉर्ट ऑफ ब्रेथ होंगे, कफिंग स्टार्ट हो जाएगी, चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए। तो ये बेसिकली इसको हम, जब ये कंडीशन आती है तो इसको ब्रोंकियल एस्थमा कहते हैं। ये ब्रोंकियल एस्थमा तो बेसिकली एक टर्म हम यूज़ करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। ऐसी और भी चेस्ट की कंडीशंस होती हैं जो COPD है, जो इसी तरह से आती हैं, सिम्टम्स सेम होती हैं लेकिन मैकेनिज्म उनका डिफरेंट होता है। तो एस्थमा बेसिकली हम उस वक्त करते हैं अर्ली एज में स्टार्ट होगा, फैमिलियल हिस्ट्री होगी, एपिसोडिक होगा। एपिसोडिक से मुराद है कभी अच्छे डेज आएंगे और कभी बुरे दिन होंगे। एक दिन मरीज कहेगा तो मुझे तो कभी कोई सांस का मसला ही नहीं, और अगले एक हफ्ते बाद वो आके आपको कहता है। पहले कॉलर की जाने बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेस रफीक बोल रही हूँ लाहौर से। जी रफीक साहब, आपके पास तो बहुत स्मॉग होगी। मिसेस रफीक, आपके पास तो बहुत स्मॉग होगी। हाँ जी, असल में हम DHA रहते हैं, यहाँ जरा काम है। अच्छा चले, DHA वाले स्मॉग नहीं होती, बताइए। हाँ, मुझे थोड़ा सा ना एस्थमा का भी मसला है। कुछ साल पहले मुझे किसी चीज से एलर्जी हो गई थी। अब मुझे ऐसा होता है मेरा मुंह बहुत खुश्क होता है। मुंह खुश्क होता है, साथ आपको खांसी भी होती है? बहुत। हाँ, नहीं खांसी नहीं होती। अगर मैं नमाज पढ़ती हूँ, फजर मैंने 4 सुन्नत पढ़ी है ना, तो जब तक मैं फर्ज पढ़ती ना 4, तो मुझे बीच में पानी पी के तो फिर मुझे अपनी नमाज को कंटिन्यू करनी पड़ती है। तो डॉक्टर से पूछे कि क्या मसला है, और फिर जब मुझे कभी कभी अटैक होता है जब एलर्जी का, तो फिर मुझे स्टीरॉइड भी लेनी पड़ती है। आपकी उम्र कितनी है? 65। 65 है। आप ये कह रही हैं कि जब आप झुकती है, नमाज पढ़ती है, तब आपको छींकियां आना शुरू हो जाती हैं और फिर आपको अचानक खांसी और छींकियां और ये सारा कुछ होता है, यही बोल रही है ना? नहीं आती मुझे, जैसे सांस जो है बिल्कुल आएगा जी। अच्छा, सांस आना, ब्रेथलेस ऐसे होता है। आपने एज कितनी बताई थी अपनी? 65। 65। अच्छा, आपने बताया कि आपको कोई किसी चीज से एलर्जी हुई थी, वो क्या इवेंट हुआ था? वो हम लोग शादी में गए थे, वो जैसे जैसे टिक्के वगैरह चीजें थे रात को, तो मैंने सिर्फ सेवन उसके बची थी। ये कोई है 7-8 साल पुरानी बात। ठीक है। उसके बाद तो मुझे हुआ, पहले खांसी हुई थी, वो ऐसे हुआ है, दिल ऐसे वो होने लगा थी। मैं पर मैंने इसके पास गई थी, फिर उन्होंने मुझे दिया। असल में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो वहाँ हम लोग पाए करे, तो शायद वहाँ शुगर की कमी थी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा वहाँ से हुआ टेस्ट का मसला। कोई स्मोकिंग करता है घर के अंदर आपके? नहीं, कोई नहीं करता। बचपन में तो आपको दमा वगैरह नहीं कभी हुआ? कभी भी नहीं हुआ। ठीक है। और अभी इसके लिए कोई आप इनहेलर वगैरह या कोई पाउडर वगैरह यूज करती हैं? जब कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी जैसे मुझे बहुत असर नहीं होता। मुझे सबसे बड़ा मसला ये है कि मेरा मुंह खुश्क होता है। जैसे मैं नमाज पढ़ी, जैसे मैं आपसे बात पढ़ी, अब 2-3 दिन में आपसे बात करूंगी तो मेरा दिल कहेगा मैं पानी पीऊं। आपको शुगर वगैरह तो नहीं है साथ में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर नहीं है। बीपी है, शुगर नहीं है। ठीक है। और इसके लिए कोई एंटी एलर्जिक दवाइयाँ वगैरह, गोलियाँ तो नहीं लेती? नहीं, ऐसा नहीं लेती। जब कभी मुझे होता है मसला तो फिर है, कभी कभार मैं लेती हूँ, अदरवाइज नहीं लेती। इनहेलर डॉक्टर साहब ने सजेस्ट कर रखा है, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो जाए ना, मुझे खांसी भी आनी शुरू हो जाती है, तो फिर वो स्टीरॉइड के बगैर भी ठीक नहीं होती। ठीक है, चलिए आप जो है जवाब सुनिए। अच्छा, इसमें इस तरह से है, एक तो जिस तरह से उन्होंने खुद बता दिया है कि वो रेगुलर दवाई यूज़ नहीं करती सॉरी, उसमें ये होता है कि अगर आपको कभी भी किसी डॉक्टर ने एस्थमा लेबल कर दिया है या COPD लेबल कर दिया, अब इनकी एज वो उस ग्रुप में जा रही है जो मिक्स पिक्चर वाली है, COPD की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि एस्थमा अमूमन चाइल्डहुड से होता है या अर्ली 35 से हम उसको करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपने एक तो जो भी आपका इनहेलर है वो रेगुलर यूज़ करें। ये जो आप बताती है ना, मेरा बीच में शॉर्ट सा ब्रेथ या सांस ज़्यादा फूलता है, उसका मतलब है कि आपका दमा कंट्रोल नहीं है, और वो जो आप SOS में मर्जी के हिसाब से लेती है वो इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, आपको अपनी दवाइयाँ टाइट्रेट अप करनी पड़ेंगी। अच्छा, जो दूसरा आपका सवाल है कि मुंह खुशक क्यों होता है, अगर आपकी इनहेलर टेक्निक ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी आपका मुंह खुशक होता है। इसका मतलब आप लंग्स के अंदर लेके नहीं जाते अपनी जो भी आप इनहेलर यूज़ करें, वो ड्राई पाउडर में भी हैं, वो मीटर डोज इनहेलर में भी हैं, वो आपके गले और मुंह तक तो आता है लेकिन फेफड़ों में नहीं जाता जहाँ पे जाकर उसने असर करना है। तो एक अपनी इनहेलर टेक्निक अच्छी करेंगे तो उससे मुँह आपका खुशक होना बंद हो जाएगा। दूसरा, इसमें आपने बस ये देख लेना है कि कुछ ऐसी एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं या इवन BP की भी मेडिसिन है जो मुंह खुशक करती है, कोई आपकी ऐसी दवाई तो नहीं है जो आपका मुंह खुशक कर रही है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप नोट करेंगे तो इंशाल्लाह होपफुली आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी।
अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने तो बताया कि किस तरह इनका मुंह यूं खुश्क हो रहा था। बहुत सारे लोगों को रात के वक्त सोते हुए स्लीप एपनिया जिसे हम कहते हैं कि रात के वक्त वो सांस नहीं ले पाते, फिर वो खराटे उठते मारते हैं। हैं, खराटे भी मारते हैं, अचानक जो है उनको उनकी ब्रेथलेसनेस हो जाती है, फिर उठ जाती है। तो इसका क्या कनेक्शन होता है विद द लंग्स एंड एयरवेज और सारा कुछ? स्लीप एपनिया एक बहुत बड़ी अलग से बीमारी है, उसमें अब काफ़ी उसकी भी सब टाइप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा। सेंट्रल में भी होता है, मिक्स होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, वो हम डिफरेंट हमारी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हम उसके ऊपर करते हैं। और ये स्लीप एपनिया एक वन ऑफ द कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो अनडायग्नोज जाती है। ये पेशेंट्स हमारे पास उस वक्त प्रेजेंट कर रहे होते हैं जब बहुत एडवांस हो चुकी होती है। आप क्या पता बहुत से ऐसे लोग हों जिनको इसकी सबसे आसान सी अलामत है, अगर आपको सुबह उठते हैं और आपकी नींद पूरी नहीं होती, और सुबह भर आपको सोते सर रहते में हैं। दर्द सा महसूस होता है, आपको लगता है रात को मुझे नींद अच्छी नहीं आई, तो आप ज़रूर स्लीप एपनिया का टेस्ट कराएं। इसका मतलब है कि आपको स्लीप एपनिया होगा। क्योंकि आप जब रात को सोते हैं, इसमें होता है क्या कि थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपका सांस कम हो जाता है या बंद हो जाता है। वो आपको आइडिया नहीं होगा, उससे ना आपकी आंख खुलेगी, ना आपको ये लगेगा जी कि सांस रुक गया और मैं उठ के बैठ गया, ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन वो फ्यू सेकंड्स में होगा और वो फ्रीक्वेंट होगा और वो आपकी स्लीप फ्रेगमेंटेशन कर देगा। मतलब स्लीप आपकी जो एक नॉर्मल पैटर्न होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद फिर इस स्लीप एपनिया की वजह से कई सिस्टेमिक डिजीज़ेज होती हैं पेशेंट्स में, डिप्रेशन, एंजाइटी, शुगर, बीपी, स्ट्रोक, फालज जिसे हम कहते हैं, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपको ये पहले से बीमारियां मौजूद हों, इनका कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। तो अगर एक पेशेंट जिसको रात को लगता हो कि मुझे नींद अच्छी नहीं आती, सुबह मैं उठता हूँ नींद में मैं फ्रेश फील नहीं करता, मैं कोई गाड़ी चला रहा होता हूँ मुझे फ़ौरन से नींद आना शुरू हो जाती है, जिसे हम डे टाइम सोमनोलेंस कहते हैं, अगर ये सिम्टम्स आ रही है तो अपने डॉक्टर को दिखा के ज़रूर इसका एक छोटा सा टेस्ट होता है, रात को उसकी मशीन लगा दी जाती है, सुबह आपको नहीं वो तो इसको अच्छा, इलाज उसको के लिए इलाज यूज़ करते कह हैं रहे ना, हैं। तो इसको स्लीप स्टडीज़ पॉलीसोमनोग्राफी ठीक। कहते हैं। वो एक छोटी सी मशीन है, इसकी काफ़ी हैं, लेवल्स होते हैं, लेकिन एक जो लेवल 3 की है वो छोटी सी बिल्कुल छोटा सा एक गैजेट होता है, रात को सोते हुए लगा देते हैं, अगले दिन उसकी रिपोर्ट में आपको पता चल जाता है कि आपको स्लीप एपनिया तो नहीं है। और ये बहुत कॉमन है और बहुत अंडर डायग्नोज, मतलब ये हम बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके देखते नहीं हैं, क्योंकि इसकी जो असल हार्ट के ऊपर और बाकी जो नुकसानात आना शुरू होते हैं वो लेटर स्टेजेस में आते हैं और इतना पेशेंट एंड स्टेज तक और पहुंच जाता है। ट्रीटमेंट में ये जो सीपैप मशीन है या फिर इसकी ब्रीदिंग डिफरेंट है। उसकी? अगर आप देखते हैं स्लीप एपनिया में बाज़ औक़ात ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें जॉ का इश्यूज़ है, नोज़ का इश्यूज़ है, जो सर्जिकली आप ठीक करेक्ट कर कर सकते सकते हैं, तो उसमें तो इसको बड़ा अच्छा रिस्पांस आता है। फिर वो 20 पेशेंट जितने भी होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन है स्लीप एपनिया। अगर आप उनका वेट लॉस कर लें, मेडिसिन से करें, एक्सरसाइज से करें, या बड़ी अच्छी सर्जरीज आ चुकी हैं जिनसे आपका वेट लॉस होता है, उससे भी स्लीप एपनिया कंट्रोल हो जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इसका फर्स्ट ट्रीटमेंट अच्छा है। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने कहा कि मेरा मुंह सूख रहा था, तो अक्सर लोग जो स्लीप एपनिया सोते हुए नाक से सांस नहीं ले पाते तो उनका भी मुंह खुला रह जाता है, तो उनका मुंह और हलक जो है वो सूखने लगता है। अब आपने नाक का बताया कि कुछ की हड्डी बड़ी भी होती है या साइनसाइटिस वगैरह होता है, तो ये जो रेशा होता है, बेसिकली रेशा या साइनसिस के अंदर रेशा हो या आपके लंग्स के अंदर आ जाए, जो बलगमी खांसी जिसे हम कहते हैं, बलगमी खांसी की जो मेन वजूहात है वो थोड़ा सा बता दें। और ये ड्राई और वेट कॉफ के अंदर जो फर्क होता है, क्योंकि लोग वही एक कॉफ मेडिकेशन ले लेते हैं फॉर एवरीथिंग। उस पे देखें ना, जितनी भी आपकी ड्राई कफ क्या है, बेसिकली जिसमें आपको स्पूटम ना आ रहा हो, बलगम ना बना हो, वेट किसको कहते हैं, जिसमें आपका बलगम बना हो। अब आपकी जितने भी ब्रोंकियल एस्थमा हो गया, सीओपीडी होगी, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेज हैं, ये वो सारी हैं जिनमें स्पूटम इतना नहीं बनता अनलेस कि आपको सुपर एडेड इन्फेक्शन हो रही हो। तो ये सारी आपकी हम ड्राई कफ के अंदर लेते हैं। वेट कफ में डिफरेंट काजेज हैं, ब्रोंकिक्टिस है जिसमें आपका स्पूटम बहुत ज़्यादा बनता है, फिर नमूनियाज जितने भी हैं इनके अंदर आपका बहुत ज़्यादा सक्रीशंस बनती हैं। ये सारी वो कंडीशन है जो वेट आपको स्पूटम जिनको हम कहते हैं। तो बेसिकली तो ये एक हम इसके ऊपर इसको क्लासीफाई कर लेते हैं। अच्छा, ये निमोनिया तो बहुत फेटल भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे आजकल कैच कर रहे हैं, तो थोड़े से निमोनिया के सिम्टम्स और इनकी प्रिवेंशन स्पेशली बच्चों में, और कितना ज़रूरी है बच्चे को गर्म रखना, ये इसके ऊपर भी बात करें, और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी बताइए। अच्छा, नमूनियाज जितने भी होते हैं ना, आपने बस याद रखना है, अगर एक पेशेंट को फीवर था, जिस तरह हम नज़ला ज़ुकाम का पेशेंट है, जब हम उसको घर भेजते हैं तो हम उसको काउंसलिंग करते हैं कि ये सिम्टम्स अगर आपको आ रही हैं तो आपने ये नहीं समझना कि ये कॉमन फ्लू है, आपने समझना है कि फ्लू के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो ना सिर्फ लंग्स की में नमूनिया की सूरत में होती हैं, वो ब्रेन में इनकेफेलाइटिस की सूरत में हो सकती हैं, वो हार्ट में मायोकार्डाइटिस की सूरत में हो सकती हैं। तो ये वो उन कॉम्प्लिकेशंस का मरीज़ को बता के भेजते हैं। अब जिस तरह हम स्पेसिफिकली अगर नमूनिया की बात करें तो हम अगर पेशेंट को कहें कि अगर आपका फीवर राइजिंग ट्रेंड पे है, नीचे नहीं आ रहा, मेडिसिन भी आप ले रहे हैं, आप पैरासीटामोल वगैरह जो मेडिसिन वगैरह है, पेन किलर्स वगैरह हैं, या एंटीपायरेटिक्स भी ले रहे हैं और फीवर सेटल नहीं हो रहा, साथ में आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाए
और चेस्ट पेन इसका निमोनिया का बड़ा टिपिकल होता है। जो ही आप सांस लेता है पेशेंट विद होल्ड कर लेता है, इतना शदीद चेस्ट पेन होता है। तो प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो, फीवर हो, साथ में प्रोडक्टिव कफ स्टार्ट हो जाए और सांस लेने में मसला हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि आप खुदा ना खास्ता निमोनिया की तरफ जा रहे हैं। आप डॉक्टर से रजू करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन कराएं कि आपको कहीं पे खुदा ना खास्ता निमोनिया तो नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक। अब अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं अब्दुल कयूम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी बताइए। पता करना था जी जी। ये इनहेलर जो है उसके वेंटोलिन और दूसरा फिल्मीकॉर्ड, उसके ज्यादा से ज्यादा कितने पफ लिए जा सकते हैं दिन में? ठीक है, अच्छा, इसमें इस तरह से है बहुत कि शुक्रिया, थैंक यू जी। इस तरह से है, एक तो आप जो बता रहे हैं ना, अभी जो लेटेस्ट एस्थमा के ऊपर अगर आप बात करेंगे ना, जीना गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं, ये इंटरनेशनल गाइडलाइंस है। उसके अंदर तो ये आप जो नाम लिया है सालब्यूटामोल, जो वेंटोलिन होती है, और जो दूसरी का लिया है, इसमें से वेंटोलिन को तो काफ़ी हद तक उस नई गाइडलाइन से निकाल दिया गया। अच्छा। अब हम स्मार्ट और मार्ट थ्योरी के ऊपर हैं। अब हम ऐसे रिलीवर्स देते हैं, जो आपके इनहेलर्स देते हैं, जो रिलीवर भी हैं और वो प्रिवेंटर्स भी हैं। जो वेंटोलिन का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये रिलीवर है, एक्यूटली रिलीफ देगा, लेकिन ये आपकी बीमारी को कंट्रोल नहीं करेगा। एक तो ये बात, एक तो आपको वो अपने इनहेलर्स को चेंज करना होता है। दूसरा डिपेंड ये करना है कि कितनी दफ़ा लेना, ये डिपेंड करेगा आपकी डिजीज़ के ऊपर। अगर आपकी डिजीज़ कंट्रोल्ड है, लेवल 1 या स्टेप 1-2 पे है, तो हम इसको स्टेप 1 में तो कहते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो आपने लेना, वरना नहीं लेना। अच्छा, फिर दूसरा इस आपके सवाल में एक ये है कि आप कौन सी डोज़ का यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो दूसरे वाला है वेंटोलिन, तो नॉर्मली एक ही डोज में आपको मिलता है। जो दूसरा है उसकी 3-4 कम्बिनेशन हैं। मिसाल के तौर पे वो आपको 25-50 में, और 25-125, और इसी तरह 25 आपका 250 और 500 में भी मिलता है। अब उसकी डोज के ऊपर है कि आप कितनी दफ़ा ले सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली हम ये जो वेंटोलिन वाला है, ये दिन में आप 4 दफ़ा ईज़िली ले सकते हैं, मतलब 6 आवर लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक पफ के हिसाब से। और जो दूसरे इनहेलर्स है वो एक तो डोज पे डिपेंड करेंगे, और दूसरा नॉर्मली वो हम बीडी में, मतलब ट्वाइस अ डे, आप एक दिन में 2 दफ़ा यूज़ का बताते हैं। अच्छा, हम कैसे उसकी प्लेसमेंट करें, वो जो स्पेसर होता है या जो इनहेलर होता है? एक तो ये कि वो हमारे लंग्स तक जाए, वहाँ तक नहीं रहे, और फिर जो कुछ कहते हैं ना कि कुछ ओरल केयर उसके साथ होती है कि बाद में आपने कुल्ली करनी है ताकि वो अंदर ना रह जाए, ये थोड़ा सा भी बताइए। और उसकी जो उसकी सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है, या वो सारा कुछ? अच्छा, उसमें ये कि 2 तरह के हमारे पास इनहेलर्स अवेलेबल हैं। एक को हम कहते हैं मीटर डोज इनहेलर्स। मीटर डोज इनहेलर्स वो हैं जिसमें से आपका फ्यूम्स, या हम अपनी ज़ुबान कहते हैं धुआं निकलता है। एक है ड्राई पाउडर इनहेलर्स, वो कैप्सूल की फॉर्म में आते हैं, उनके लिए अलग से डिवाइसेस होती है, और वो कैप्सूल में करते हैं। कैप्सूल वाले थोड़े से इसलिए ज़्यादा इन है कि वो करना आसान है, लेकिन उसमें मैं मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को बताता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके ट्रीटिंग फिजिशियन के ऊपर, उसने आपको कौन सा देना है। अब ओल्ड एज है, कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिसके अंदर आप डीपीआई नहीं दे सकते। डीपीआई को आपने फेफड़ों में अगर लेके जाना है, उसके पाउडर को, आपको एक हद तक वाइटल कैपेसिटी चाहिए जिससे आप उसको फोर्सफुली इनहेल कर सकें। आप एक पेशेंट को दे देते हैं जिसको इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इनहेल कर सके, तो वो उसमें यूजलेस होता है। एक तो बात ये है, उन पेशेंट्स में हम नॉर्मली फिर मीटर डोज इनहेलर्स पे जाते हैं। और मीटर डोज इनहेलर्स का कॉमन कॉन्सेप्ट ये है कि आपने स्पेसर से देना है। अब वो स्पेसर से किस तरह देना है, वो स्पेसर डिफरेंट शेप्स के, डिफरेंट नाम से आपके पास अवेलेबल होते हैं। वो उसका तरीका ये होता है कि आपने इनहेलर को अपराइट रखना है, एक तरफ उसका माउथ पीस है जो आपने अपने मुंह के अंदर रखना है, एक तरफ आपने एमडीआई को लगाना है, और आराम से सिटिंग पोजीशन में बैठ के दबाना है, और साथ ही गहरे सांस के साथ उसको अंदर डीपली लेके जाना है। ठीक है डॉक्टर, इसको कंटिन्यू करेंगे, पहले कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? मेरा नाम रिफत है जी। मैं पिंडी से बोल रही हूँ। मुझे दरअसल हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस हुआ, बर्ड एलर्जी होती है ये। तो 2 साल से मैं मेडिसिन ले रही हूँ, सेलसेप्ट खा रही हूँ एक सुबह एक शाम, और इनहेलर भी ले रही हूँ, लेकिन मुझे खांसी बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। हर मतलब किसी भी टाइम खांसी का एक अटैक होता है, और वो मैक्सिमम आधे मिनट से कम नहीं होता, और वो रात दिन हर वक्त चलता रहता है ये। जी, तो मुझे डॉक्टर साहब से इसके बारे में गाइडेंस चाहिए। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगी प्लीज़ कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की वजह क्या बताई थी आपके डॉक्टर ने? उन्होंने बताया था कि ये बर्ड एलर्जी है, घर में कबूतर थे ऊपर वाली छत पे, तो वो तो हमने ख़त्म कर दिए। ठीक है, आपके घर में कोई नमी या कोई और जगह तो नहीं है? नहीं, नमी तो नहीं है। आपके कोई उन्होंने दोबारा से सीटी स्कैन करा के देखा था कि इस सेल सेप्ट के ऊपर आपकी डिजीज़ कंट्रोल है भी है या नहीं है? वो मेरा हर 6 महीने के बाद होता है, लेकिन वो डिजीज़ जो है ना, वो उस जगह पे कंट्रोल हो गई है, बढ़ नहीं रही, लेकिन उस जगह पे स्टे कर गई है। क्योंकि अगर हम हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस देखते हैं ना, तो अगर तो ये एक्यूट है या सब एक्यूट स्टेज है, इसका बड़ी अच्छी ट्रीटमेंट है।
और चलिए, इसका सुनिए, बहुत शुक्रिया जी। इसके अंदर आपने देखना ये होता है कि जब हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जिस तरह परिंदों से होता है, स्पेशली तोते रखे हुए हों, ऑस्ट्रेलियन तोते या बड़े वाले तोते रखे हों, कबूतर रखे हों, ये दो ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस करते हैं। अभी तो मुर्गियों के ऊपर भी रिसर्च आई है जी, वो भी कर सकती हैं। और भी इसके फैक्टर्स होते हैं जिनसे हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है। फार्मर्स में होता है, कुछ ऐसे हमारे ऑक्यूपेशंस हैं उनके अंदर भी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होता है। एक जो बहुत कॉमन चीज़ है जो अमूमन घर में लेडीज़ से मिस होती है कि अगर आपके घर में नमी है, मोल्ड है, वो काई सेम जिसको हम कहते हैं, सेम है। सेम कहते हैं, अगर वो चल रहा है तो आपको मे बी एक रीज़न ना हो एंटीजन की कि बर्ड्स तो थे ही थे, मे बी एक और रीज़न हो। एक तो आपने ये देखना है। दूसरा, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस जब आप डायग्नोज करके ट्रीट करते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। अगर आप इसके लिए स्टीरॉइड्स देते हैं, अभी आपने उनको स्टीरॉइड स्पेयरिंग के ऊपर डाला हुआ है, जो आप माइक्रोफिनोलेट ले रही हैं, ये बेसिकली स्टीरॉइड स्पेयरिंग के तौर पे वो आपको यूज़ करें। अगर आपकी इससे आप बता रही हैं कि वहीं पे रुकी हुई है, इसका मतलब है कि उसका रिस्पांस नहीं है, ठीक है। वो उसने कंट्रोल किया, रिवर्स बैक नहीं किया। फिर इसमें हमने देखना है कि आपके स्पायरोमेट्री करा के लंग फंक्शंस कैसे हैं, और ये जो कफ आ रही है आपको, उसमें फिर जो हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस होती है ना, उसकी ट्रीटमेंट फिर कुछ और हो जाती है। उसमें फिर आपको एपिसोडिक स्टीरॉइड्स भी देने पड़ते हैं, और हमें देखना पड़ता है कि इसके साथ कोई कंकमिटेंट कोई और डिजीज़ तो नहीं साथ चल रही है। आपको पता चला हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस तो डायग्नोज हुई है, लेकिन इसके साथ एक और अपर एयरवे कफ सिंड्रोम तो नहीं स्टार्ट होगी जो कॉमन होती है इन पेशेंट्स में, जिससे कफ इस तरह की होती है जिस तरह आप बता रही हैं, या कोई पीएनडी तो नहीं, पोस्टीरियर नेजल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, या आप जो मेडिसिन इम्यूनोसप्रेसेंट ले रही हैं उसकी वजह से तो कोई इम्यूनिटी कम करके आप कोई पीसीपी या कोई और इन्फेक्शन तो नहीं ले रही, कोई फंगल तो नहीं ले रही। तो ये वो चीज़ें देखनी होती हैं इसके अंदर, उससे पता चलता है। डॉक्टर साहब, ये जो कॉफ होने लगती है अनकंट्रोल्ड किसी भी रीज़न की वजह से, आप उसमें कॉफ सिरप्स में डिफरेंट काइंड्स होते हैं ना, एक एक्सपेक्टोरेंट होता है जो कि निकालता है और घड़ता है अंदर से, और दूसरा जो है वो वैसे ही सेंट्रल डेक्स्ट्रोमेथार्फान टाइप होता है। तो इसमें लोग कैसे फ़र्क करें और उनको कैसे पता हो कि हमने कौन सा कॉफ सिरप लेना है, कितना लेना है, लेना भी है कि नहीं लेना? अच्छा, एक तो ये ओवर दी काउंटर पे जो भी कफ सिरप है ना, अगर आप साइंटिफिकली बात करें या हम जिस तरह दूसरे इंटरनेशनली बात करें, तो कोई कफ सिरप का रोल कोई नहीं होता। ये पाकिस्तान के अंदर ही है। अच्छा, उसमें जिस तरह आपने बताया एक्सपेक्टोरेंट्स हैं या सप्रेसेंट्स हैं, तो सप्रेसेंट्स में जितने भी हैं ना, इनमें ओपियाइड्स होते हैं। ये तो आपको मिलेंगे ही नहीं जब तक आप डॉक्टर प्रेस्क्राइब नहीं करेगा, आपने लेने भी नहीं है, क्योंकि आपने पिछले साल लास्ट ईयर एक न्यूज़ भी चली थी कि कफ सिरप पिया और उसे काफ़ी जान, वो बेसिकली ओपियाइड की डोज ज़्यादा होगी और उसके साइड इफ़ेक्ट आते हैं। ये एक तो वो बिल्कुल भी हम प्रेस्क्राइब नहीं करते। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें कफ को दबाना हमारे लिए ज़रूरी होता है, उनमें फिर हम जाके देखते हैं। अगर हमारा डायग्नोसिस के ऊपर वो चीज़ें ठीक नहीं हो रही और कफ ज़्यादा हो रही है, फिर उसमें सप्रेसेंट्स वगैरह जिसमें डेक्स्ट्रोमेथार्फेन और भी नाम से आती हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, कॉलर है, फिर हम वापस आएंगे। सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो चुकी है जी। तो जो बेसिकली अब कफ सप्रेसेंट्स हैं, तो ये भी हम उस कंडीशन के अंदर कुछ पेशेंट्स को देते हैं, और बड़ी मकदार में देख के देना होता है। कई पेशेंट्स मेरे पास जिस तरह आते हैं, वो आगे बताते हैं ये सिरप है, ना कोई चम्मच ली, बस उठाया और अंदाजे से पी गए, तो वो नुकसानदेह होता है। अच्छा, जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं वो नॉर्मली हम कुछ कंडीशंस में देते हैं, जिस तरह ब्रोंकिएक्टेसिस है, जिनमें हमने उनका स्पूटम को जो फ्लेम बन रहा है उसको बाहर निकलवाना है, तो उसमें हम देते हैं। लेकिन उसमें और चीज़ें भी होती हैं, जिसमें आपके एन-एसिटाइलसिस्टीन वगैरह है जो उसको लिक्विफाई करती हैं, इजी करती हैं, खेड़ती हैं उसको वहाँ तो से। वो ऐसे से अच्छा, देते हैं। शहद का क्या रोल है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि शहद ले लेना चाहिए, तो शहद शहद कितना जी बेनिफिशियल है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब मैं यूके में था तो वहाँ पे इसको उनकी किताबों में भी शहद का जिक्र है, शहद का और नींबू का। अच्छा। तो ये वहाँ पे उनकी बुक्स में जिक्र है, इसके ऊपर स्टडीज़ हुई हैं। कहते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है नेचुरल, वो आप कहते हैं ना रेमेडीज़ में से है, जो कफ क्रोनिक कफ्स में भी इसे रिस्पांस आता है। तो शहद को और नींबू को, इन दोनों को यूज़ किया और ये जाता है। जो तूत और मुलट्ठी होती है उसका ऐसा कोई अगर साइंटिफिक रीज़न पूछें तो वो मैंने नहीं पढ़ी कि अगर कोई कहीं पे हो तो, लेकिन कह नहीं डॉक्टर सकते। साहब, हमारे पास एक और बीमारी जो बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है, उस जिसमें के ठंडे जो है वो पसीने आना, रात के वक्त हर वक्त जो है वो बुखार रहना, टीबी की मैं बात कर रही हूँ। तो टीबी के सिम्टम्स और टीबी की खांसी कैसी होती है? और स्पेशली बहुत सारे लोगों के जो अंदर लंग्स के अंदर वो फोका भी बन जाता है कॉक्स का, तो उसका थोड़ा सा बताइए। पल्मोनरी टीबी तो ना एक हमारी, मैं सब अपने पेशेंट्स आते हैं उनको कहते हैं ये हमारी नेशनल डिजीज़ है। आपको कोई बीमारी ना समझ आ रही हो तो उनको टीबी ही निकलती है। वो ये तो हम लंग्स की बात करें, सीएनएस ब्रेन की बात कर लें, हार्ट की कर लें, जीआईटी की कर लें, तो हर जगह पे टीबी मौजूद है। इवन बोन्स में, जॉइंट्स में, स्पाइन में, हर जगह पे टीबी होती है।
तो कोई भी ऐसा पेशेंट जिसको 3 हफ्ते से खांसी चल रही हो, जिसमें बलगम आ रहा हो, जो पीला या सुरख या उसमें कोई थोड़ा बहुत खून खुदा न खास्ता आ रहा हो या सब्ज़ रंग का हो, शाम को वो थकावट फील करता हो कि मैं शाम को बहुत जल्दी आम बंदों की बनस्बत थक जाता हूँ, लो ग्रेड फीवर होता है, इसमें 100 101 तेज़ भी हो सकता है, अगर आपकी मिलियरी टीबी एक टाइप होती है उसमें तेज़ भी होता है, लो ग्रेड फीवर हो, वज़न कम हो रहा हो, आप डाइट अच्छी ले रहे हो, कई पेशेंट आते हैं कहते हैं जी वज़न कम हो रहा है, पहला सवाल होता है डाइट कैसी है जी, वो तो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, तो वो उसको हम वेट लॉस में नहीं लेंगे। ठीक है। तो आप उसमें बस हमने ये 3-4 सिम्टम्स देखनी होती हैं और फिर किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अब मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनसे मैं पूछता हूँ वो किसी मदरसा के स्टूडेंट तो नहीं है, बहुत कॉमन है वहाँ पे, हर दूसरे जो वहाँ से आता है इन सिम्टम्स के साथ उनमें टीबी निकलती है, क्योंकि क्लोज रहते हैं, क्लोज इन्वायरमेंट होती है, सैनिटेशन का सिस्टम अच्छा नहीं होता, तो वहाँ से आपको टीबी के चांसेस होते हैं। फिर उसमें कुछ टेस्ट होते हैं जो हम बलगम पे करते हैं, ब्लड के अंदर करते हैं, एक छाती का एक्सरे करते हैं, उससे हमें और कंफर्म हो फिर जाता पूरा का पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स होता है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कैलाश बात कर रहा हूँ जी, हैदराबाद पेशावर से। जी बताइए, पूछेंगे अपना सवाल? जी मैं जी आपसे ये पूछना चाहूँ डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है 7 साल की, ये तकरीबन लास्ट 1 वीक से कफ इसको है, और यस्टरडे तो सर इसको रात को तकरीबन 3 बजे बहुत ही एक अजीब किस्म की खांसी शुरू हुई जिससे इसका सांस ही नहीं आ रहा था। तो सर वो हम जब हमने इसको नेबुलाइजिंग भी कर रहे हैं और उसके साथ इसकी मेडिसिन भी स्टार्ट है, 3 दफा डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, सर प्लीज मेरी गाइडेंस कर दें थोड़ी सी। जी पूछेंगे डॉक्टर साहब को जिनसे। ठीक आराम है। अच्छा, आप मुझे ये बताएंगे कि इससे पहले कोई इनको नज़ला ज़ुकाम बुखार भी था? ना, इससे पहले सर तकरीबन 15 दिन पहले इसको नजला हुआ था, जुकाम हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद माशाल्लाह ये ठीक हो गई थी, रिकवर कर गई थी। घर में किसी और को भी ये सिम्टम्स थी? इसकी बहन है दूसरी बड़ी, उनको हुआ था, लेकिन वो तो एक दिन में रिकवर कर गई थी। अच्छा, जब खांसी होती है तो सीने में से सीटियों की आवाज़ भी आ रही होती है उस वक्त? नहीं नहीं नहीं, नो 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 सिटी। ठीक है, और खुशक खांसी होती है या बलगम वाली होती है? खुशक खांसी। ठीक है, और आपने नेबुलाइजेशन किसे करते हैं इनकी फिर? नेबुलाइजेशन सर वेंटोलिन है, और इसके साथ मैं आपको बताता हूँ एक सिनम है, और ये आम जो वाटर सलीन होती है वो है सर, ठीक है, उससे फ़र्क पड़ता है इनको? पहले तो फर्क पड़ रहा था सर, और अब अभी फर्क पड़ा है, लास्ट टू डेज से फर्क पड़ रहा है, लेकिन पहले जब करती थी तो बीच में भी खांसती रहती थी। ठीक है, ठीक है, कोई एक्सरे वगैरह तो नहीं कराया इनका? नहीं नहीं सर। ठीक है, बहुत ठीक है, शुक्रिया, आपका अब आप जवाब सुनिए। अच्छा, इसमें जो आप बता रहे हैं बच्चों में बहुत कॉमन है, जी। स्पेशली नाइट को अमूमन होता है, उसे हम पोस्ट वायरल कफ के अंदर डालते हैं, ये जो बता भी नहीं है कि पहले वायरल इन्फेक्शन थी वो अभी सेटल हुई है, तो उसके बाद बच्चों में एक टर्म यूज़ की जाती है ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियोलाइटिस। अब वो ज़ाहिर बात है क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें तो उनके ऊपर आपकी फाइंडिंग्स पिक होती हैं, तो वो पेशेंट्स अमूमन नाइट पे इसी तरह की कफ कंप्लेन करते हैं और इसी तरह पार्शली रिस्पांस भी करते हैं जिस तरह इन्होंने बताया वेंटोलिन के साथ। उसमें एक तो ये करने की ज़रूरत की बात है कि रात को सोने से पहले एक दफ़ा भाप दे के उनको नेबुलाइजेशन करा के सुलाएं, और कोई एक जिस तरह एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो बेशक ले लें, लेकिन अगर फीवर है तब स्टार्ट करें, एंटी एलर्जिक एक अच्छी सी लें और एक ब्रोंकोडायलेटर साथ ऐड ऑन करें, तो इससे चीज़ें खांसी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे आइडियल नेबुलाइजेशन में क्या होना चाहिए फॉर सच पेशेंट्स, क्या शामिल करें? ऐसे पेशेंट्स में हम नॉर्मली एडवाइस करते हैं, अगर तो वीज़ आ रही है ना, अगर तो हम सुनते हैं कि वीजिंग है, फिर तो हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा साल्ब्यूटामोल यूज़ की जाती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हम यूज़ करते हैं इपराट्रोपियम। अच्छा, जो पोस्ट वायरल कफ होती है ना, जिस तरह बता रहे हैं कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको वायरल इन्फेक्शन होती है और उनकी खांसी सेटल होने का नाम ही नहीं लेती, और चेस्ट में भी कुछ नहीं होता, कोई वो नहीं, उसको हम लेबल कर देते हैं जी ये पोस्ट वायरल कफ है। ये बेसिकली वायरल इन्फेक्शन ना आपकी एयरवेज को हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस कर देती हैं, उसको हम कहते हैं AHR, ठीक है, तो या BHR के नाम से भी कहा जाता है ना। तो उन पेशेंट्स में फिर ये ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं, उसमें जो टॉप का रोल होता है ब्रोंकोडायलेटर्स में, एक आपका साल्ब्यूटामोल हम देते हैं और एक इपराट्रोपियम ब्रोमाइड के नाम अच्छा से। बेसिकली डॉक्टर साहब ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी जब सांस की नालियां बिल्कुल जकड़ी जाती हैं तो इसके लिए आपने जो नेबुलाइज करना है, वो जो मशीन होती है जो यूं लगाते हैं और उससे लेते हैं, तो उसके अंदर ये दोनों मेडिसिन जो है आपका सैल्ब्यूटामोल और इपराट्रोपियम ब्रोमाइड जो है बेसिकली आपका ब्रोंकोडायलेटर, उसकी आप ले लें और साथ भाप लें तो आपको फायदा हो सकता है। जी अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से एहसान बात कर रहा हूँ। जी बताइए एहसान साहब।
मैं डॉक्टर साहब से पूछना था कि जब मेरा नाक बंद हो जाता है जी अक्सर ही, ये कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड, रात को जो सोते हैं तो अक्सर ही नाक बंद रहता है, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और जब उठता तो नाक बिल्कुल बंद हुआ, दोनों नाक बंद हो जाते हैं। तो जी। इसका क्या नहीं कुछ सोल्यूशन नहीं, आपने कहा नाक कोई तो एलर्जी है? हाँ, नाक तो आपने कहा बंद होता है, लेकिन आपको साथ कोई खांसी होती है या बलगम आती खांसी है, वगैरह कोई फेफड़ों में दर्द होता हो? कुछ भी नहीं? चेहरे का मसला मुझे है, किसका? चेहरे का मसला। टेढ़े का? केरा केरा। केरा। अच्छा, इसमें आप मुझे ये बताएं, सुनिए आपका आप कोई नाक वगैरह टेढ़ा वगैरह तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई सामने सीने के ऊपर या आपके फेस के ऊपर पेन तो नहीं होता? नहीं, पेन सर में दर्द तो नहीं होता ज्यादा? नहीं जी, नहीं। रेशा भी नहीं टपकता? गले में कोई चीज गिरती है पीछे, जिसे आप थ्रोट क्लियरिंग करनी पड़ती है, हाँ हाँ इस तरह करके आवाज निकाल के? वो तो सुबह के टाइम, सुबह जब उठता हूँ तो उस वक्त ठीक है, इसको हम कहते हैं अपर एयरवे कफ सिंड्रोम, जिसको प्रीवियसली पीएनडी कहा जाता था। आप सुनिए जवाब जरूर। अच्छा, इसमें एक तो आपने करना ये है कि जब भी रात को सोना हो ना, तो नाक में एक आता है सेलिनेज के नाम से, नेजल ड्रॉप्स होते हैं, वो करके सोया करें, उससे आपका नाक खुला रहेगा, नाक बंद नहीं होगा। दूसरा, एक आप किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं, देखें पोलिप्स डेवलप तो नहीं हो रहे, या साइनसेस में कोई आपको साइनोसाइटिस या वो वाली चीज़ें तो डेवलप नहीं हो रही, क्योंकि फिर उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी आपके डिफरेंट हो जाती है। ठीक है जी। और दूसरा, जब भी रात को सोएं, नमक के पानी के गरारे और नमक की सिर्फ स्टीम लेके सोएं, और सुबह उठते ही ये काम करें, तो ये आपकी काफ़ी हद तक अलामतें ख़त्म हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हैं वो खाना खाते ही भी तो इसी तरह से सो जाते हैं, और बिल्कुल ही सपाट सोते हैं, तब भी उनको हो जाता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे थोड़ा सा एलिवेटेड सोना है, और स्पेशली अगर स्प्यूटम या आपका जो बलगम है, बलगमी खांसी या बलगम बढ़ जाती है, तो किस तरह बैक के ऊपर वो जो टैपिंग या एक्सरसाइज करते हैं, उसका थोड़ा सा चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में बताएं। उसमें इस तरह से है ना, कुछ पेशेंट्स होते हैं, बहुत कॉमन डिजीज़ है और चेस्ट की डिजीज़ भी नहीं है, जिससे आपकी नाइट कफ होती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स ऊपर की तरफ जब खाना आता है। पेशेंट क्या करते हैं, 20 होते हैं, खाना खाया, लिक्विड लिया, चाय कॉफ़ी ली, लेते ही सो गए, और वो सारा आपको पता है आपकी सांस की नाली आगे पड़ी है, पीछे खुराक की नाली पड़ी है, वो दोनों का ऊपर से कनेक्शन होता है, वहाँ से आपकी माइक्रो एस्पिरेशन होती है और आपको कफ स्टार्ट हो जाती है, ब्रोंकाइटिस कहते हैं, हम उसे कहते हैं गर्ड एसोसिएटेड ब्रोंकाइटिस। एक तो आपने जब भी ऐसी कंडीशन में करना होता है कि आपने सराहने वाली साइड को ऊंचा रख के सोना है, हम कहते हैं 30 एंगल्स के ऊपर रख के सोएं, और वो गर्दन को नहीं उठाना, सर वाली पूरी साइड को आपने ऊपर करना है। उसका आसान सा तरीका ये है कि आप सराहने वाली साइड पे नीचे कोई ईंट दोनों तरफ जो आपके चारपाई के पाए हैं वहाँ पे रख दें, या थोड़ा सा आप तकिया ऊपर वाला यूज करें, लेकिन शोल्डर के नीचे आना चाहिए, नीचे होना चाहिए, गर्दन के ताकि ऊपर की तरफ रहे। अच्छा, जी, अगले दूसरा कॉलर की जाने पड़ेंगे, फिर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताइए। जी, मैं इकबाल अंसारी बोल रहा हूँ यहाँ इस्लामाबाद से। जी पूछिए। तो दरअसल मुझे एक तो इन्फ्लुएंजा बहुत होता है, एक इसका अस्थमा भी है मुझे, तो और हर साल होता है ये, और मुझे कल से शदीद अस्थमा का अटैक हुआ। तो उम्र भी बता दीजिए अपनी। ये तो मैं 74 75। और कोई इसके अलावा बीमारी, शुगर बीपी वगैरह की तो नहीं है आपको? शुगर भी है जी। ठीक है, शुगर भी है, मैं डायबिटिक भी हूँ, और हार्ट का भी स्टेंट भी पड़ा हुआ है, थायराइड का भी मसला है। सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते या पीते हो पहले? नहीं जी, सिगरेट नहीं पीता। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब आप उस कैटेगरी में, हमारी मैं जो अभी जिक्र कर रहा था प्रोग्राम के स्टार्ट में, आप हाई रिस्क ग्रुप्स में से हैं। शुगर की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर है, आप बीपी भी है, उसकी फिर मेडिसिन लेते हैं, वो उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक तो आप जब भी ये सीज़न इन्फ्लुएंजा का स्टार्ट होता है ना, ये हमारा मिड ऑफ नवंबर से स्टार्ट हो जाए, आप वैक्सीनेशन उससे पहले, हम वैक्सीन कहते हैं मिड ऑफ सितंबर से लेके अर्ली अक्टूबर में करें, क्योंकि 3 to 4 वीक्स के बाद उसकी एंटीबॉडीज़ ब्लड में टाइटर जो बनता है, और वो फिर आगे आपका प्रोटेक्टिव होता है 6 से 8 मंथ के लिए। एक तो आप अपनी फ्लू शॉट हर साल से पहले ज़रूर लगवाया करें। दूसरा, जब आपको फ्लू होगा तो ये वन ऑफ दी फैक्टर्स होता है जो आपका ब्रोंकियल अस्थमा को ख़राब करता है। तो जब आपको फ्लू होगा तो ज़ाहिर बात है आपका अस्थमा भी उसकी वजह से कंट्रोल नहीं होगा। तो आपने पहला अपने फ्लू पे कंट्रोल करना है, वो वैक्सीनेशन से करें, हाइड्रेशन न्यूट्रिशन से करें, अपने आप को मास्क पहनें, जब आपको लग रहा हो कि किसी को घर में हुआ है उसे आइसोलेट हो जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। ये तो वो आपने एहतियातें करनी है जिनसे अपने आप को बचाना है। अब जब दमा ख़राब होता है तो फिर आपने उसकी स्टेप अप की ट्रीटमेंट पे चला जाना है।
मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेप 2 के ऊपर हैं, जिस तरह आप जीना में करते हैं, तो आपने स्टेप 3 पे जाना है। अब ये कौन आपको समझाएगा? ज़ाहिर बात है, आप जिस फिजिशियन से डिस्कस करते हैं उनसे अपना एक प्लान आउट लेना होता है। हम जब भी ब्रोंकियल अस्थमा का पेशेंट आता है या इवन COPD के पेशेंट्स आते हैं, उनको हम एक प्लान आउट देते हैं कि अब आपने कब अपनी दवाई को खुद से बढ़ा लेना है, कब आपने कम करना है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी हार्ट की बीमारियां, हार्ट के जो मसलों के लिए जैसे बीटा ब्लॉकर वगैरह लेते हैं, उससे भी खांसी होती है, तो ये भी थोड़ी सी कुछ ऐसी दवाइयां बता दें जिनकी साइड इफेक्ट में भी खांसी ज्यादा हो सकती है। उसमें देखें ना, जिस तरह आप ये एंटी हाइपरटेंसिव ले रहे हैं, कुछ ऐसे एस इनहिबिटर्स हैं जो नोन है खांसी करते हैं, ठीक है, वो इटसेल्फ करते हैं, दमे की तरह की खांसी करते हैं, या अगर आपको ब्रोंकियल अस्थमा है उसको ख़राब कर देते हैं। एक तो एंटी हाइपरटेंसिव में ये एस इनहिबिटर, इवन ARBs भी हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन ये एस इनहिबिटर्स बहुत ज़्यादा नोन है और ये अमूमन दिए भी जाते हैं। ये लोसार्टन वगैरह की लोसार्टन हो गया या आपकी लाइसिनोप्रिल वगैरह जो इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, ये एस इनहिबिटर्स हैं। इसी तरह से कुछ बीटा ब्लॉकर्स हैं। पहले हम कहते थे कि बीटा ब्लॉकर्स को अस्थमा में कंट्राइंडिकेटेड है, अब हम कार्डियो सिलेक्टिव को दे सकते हैं, वो ये एज सच नहीं है। कुछ बीटा ब्लॉकर्स ऐसे होते हैं जो कार्डियो सिलेक्टिव होते हैं। ज़ाहिर बात है, हार्ट में जो मेन मेडिसिन है वो बीटा ब्लॉकर्स ही है, लेकिन उसमें हमने नॉन सिलेक्टिव नहीं देने, उनमें हम कार्डियो सिलेक्टिव पेशेंट जो दिल पे ही असर करें, बाकी लंग्स पे असर करें, अंदाज नहीं होते, तो वो करते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको एस्प्रिन से एलर्जी होती है, NSAID से एलर्जी होती है, उनको NSAID और पेन किलर्स दवाइयाँ खा खा के दमा हो रहा होता है, और सिर्फ हम उनको कहते हैं कि इस दवाई को बंद कर दे, उसका दमा खत्म हो जाता है। तो ये डिफरेंट वजूहात होती हैं। वो हम ड्रग की हिस्ट्री में जब पेशेंट आता है तो उसे जब पूछते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं ये ले रहा जिससे ये दमा खराब हो रहा हो या क्रोनिक कफ चल रही हो। ठीक है डॉक्टर साहब, जो पिछला सवाल था उसी को कंटिन्यू करते हैं, जो आप कहते हैं कि दूसरी चीज़, एक तो आपने कहा था कि सरहाना जो है वो ऊपर रखें, खाना खाते ही आप ना लेटें, फिर तीसरी क्या बता रहे थे? अच्छा, उसमें फिर हम नेक्स्ट ये कर रहे थे कि जिस तरह हमारी कुछ ये हैं ब्रोंकियोक्टेसिस जिसमें कहते हैं, जिसमें हम पोस्चरल ड्रेनेज का कहते हैं, ठीक है, उसमें हम चेस्ट फिजियो बहुत ज़्यादा कहते हैं। वो चेस्ट फिजियो बेसिकली एम ये होता है कि आपके ब्रोंकाई डायलेटेड हैं और वो नॉर्मली आपका स्पूटम को बाहर मेन ट्रिकिया में नहीं भेजते, जिसको आप एक्सपेल आउट करें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़े से उर्दू में इसको बता देते हैं ना कि बेसिकली वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जब रेशा आपके फेफड़ों में जाके जमा हुआ हुआ है और वो जो छोटी छोटी नालियां हैं उससे वो बाहर की तरफ नहीं जा रहा, तो आपने किस तरह से खुद को उसको ड्रेन आउट करना है, मतलब उसको इस तरह से टिल्ट करना है कि वो चला जाए बाहर, तो वो कैसे होगा? अच्छा, उसमें कई मेथड्स हैं। एक तो हम चेस्ट फिजियो का कहते हैं कि चेस्ट फिजियो करें, फिर हम कपिंग का कहते हैं, कपिंग एक मेथड होता है, हम चेस्ट पे आहिस्ता आहिस्ता इस तरह कपिंग करते हैं, ऐसे पीछे की तरफ, पीछे ऐसे कमर से और ऐसे फिर टैप पे यूं करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। ये सारे कुछ वो डिफरेंट होते हैं। वो जारी बात है, जब इस तरह का पेशेंट आता है जिनमें कफ स्पूटम ज़्यादा तंग करते हैं, वो उनको सिखा के भेजा जाता है कि ये घर पे जाके आपने, इसको हम पोस्चरल ड्रेनेज भी कहते हैं, कि आपका स्पूटम उसके इन मेथड से मैनूवर से बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये डिफरेंट होते हैं। इसमें फिर कुछ डिवाइसेस भी अब तो आ गई हैं, वो डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं स्पूटम को निकालने के लिए। अच्छा, क्या करते हैं उससे? क्योंकि बहुत ज़्यादा डर इस चीज़ का भी तो होता है ना कि अक्सर लोग जो है वो निगल लेते हैं और सांस की नाली में, जैसे हम एस्पिरेशन कहते हैं, वो हो जाती है। तो वो क्या है ऐसी चीज़ें जो वो ना करें कि उस चीज़ का खदशा ना हो ये करते हुए? उसमें मेन सिंपल ये है कि आपने जब भी कोई चीज़ लेनी है तो एक साथ सांस के साथ इनहेल नहीं करना उसको, ठीक है, आराम से स्लोली करके लें तो ये इशू नहीं होता फिर उसका। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को स्पेशली जब माएँ दूध पिला रही होती हैं, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, वो ठीक नहीं पकड़ती हैं, जिसकी वजह से वो निगल लेते हैं। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि आइडियल पोस्चर एक माँ के लिए क्या है, और जो बोतल होती है उसके अंदर एयर होना और वो सारा कुछ कैसे उसको कंट्रोल एक तो करते बच्चों में ना बहुत ज्यादा कॉमन है, एक तो बिल्कुल स्ट्रेट आपने बच्चे को कभी भी फीडिंग नहीं करानी, आपने हमेशा ये 45 के एंगल पे रखना है और अपने हाथ से पिलाना है। ये नहीं करना कि बच्चे के हाथ में दे दिया और वो खुद, उसमें ये होता है कि बीच में बच्चा चोक करता है। बच्चे ने दूध भी लेना है, अब जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि पीछे आपकी खुराक की नाली है, आगे सांस की नाली है, और उसके ऊपर एक छोटा सा वाल्व है जो दोनों में आमदोरफ्त का कंट्रोल कर रहा होता है उनको ना। तो अगर वो बच्चे ने जब सांस लेना है तो जारी बात है फीडर से दूध तो अंदर जाएगा उसके साथ, वही एस्पिरेट करेगा। एक ये बहुत कॉमन है। दूसरा अमूमन रात को ये होता है कि बच्चा रोता है, माँ ने उठ के फीडर उठाया, आधी नींद के अंदर मुंह में दे दिया, ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो बच्चे यहाँ से एस्पिरेट करते हैं, वहाँ से उनको निमोनियाज होते हैं, वहाँ से ब्रोंकाइटिस होती है, वहाँ से उनकी कभी भी कफ ठीक नहीं होती। तो ये रात वाला जो एक है ना, ये उससे ज़्यादा डेंजरस है। वो तो आप अपने सामने दूध पिलाते हैं ना, जो रात को माई करती है ना कि दूध उठा के फिर पिलोज में भी जो रख देते हैं वो भी गलत। तो वो भी पोस्चर अगर आपने देना है सर वाली साइड 45 के एंगल पे हो
जितना अपराइट करेंगे उससे फ़र्क ये होता है कि जब आप अपराइट करते हैं तो सांस की नाली में सक्रीशंस या आपकी खुराक की चीज़ें या दूध वगैरह जाना का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान। हमारे साथ डॉक्टर रिजवान पल्मोनोलॉजिस्ट थे। आपने सुन लिया, स्मॉग से भी आपने दूर रहना है तो एक तो मास्क का इस्तेमाल करें, वेंटिलेशन प्रॉपर रखें और साथ साथ गरारे करें, स्पेशली नमक वाले पानी के साथ, और शहद का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक रहिए सेहतमंद और तंदुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।